सवाल ये होना चाहिए। और क्यों होता है ऐसा? अपनी अपनी प्रायोरिटीज है सर। आप ऐसे सोचिए ना, इन दी एंड ये पॉलिसीज कौन बना? देयर आर ब्यूरोक्रेट्स, राइट? ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्व्स हैव टू बी दैट एंटरप्राइजिंग एज वेल एज उनको उतना नॉलेज भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वालों के पास नॉलेज नहीं है, बट मोर अबाउट अगर आप गुजरात में है, यू आर सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन एवरीवेयर, सोचते यू आर डीलिंग विद देम एवरी सिंगल डे। आप उनके डेली ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अच्छा और क्या नए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, क्या करें एक्सेट्रा। वो आपको बताते हैं यार ये वाला करते हैं, इसका यहाँ पे फ्यूचर है, ये देखो चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, आगे फ्यूचर इसका है। तब जाके आपको वो पॉलिसीज बनती हैं। फेयर। टेल मी वन थिंग, आई एम स्विचिंग गियर ऑन दिस, कि इंडिया ऑन द आउटसाइड, numbers, data, noise all around the world, not just हमारे इधर, एक नैरेटिव है हम लोगों का which is बहुत सारा डेटा उसको बैक भी करता है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हर कोई इंडिया को आए देख, लाइक एवरीबडी इज आइंग इंडिया, स्टार दिख रहा है अभी, नेक्स्ट डेकेड हमारा दिख रहा है, राइट? तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हर साल हम देखते हैं अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, पर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल पीपल लाइक यू एंड मी और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी इसको देखें, उन्हें और गरीब फील क्यों होता है और पोरर क्यों होता है? वाई? ऐसा क्यों है कि हमारी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है बट हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है या महंगा इतना होता जा रहा है जहाँ मैं शायद और गरीब होते जा रहा हूँ। यार मेरे इस पे इज दैट ओनली अ फीलिंग कि ये डेटा भी बैक करता है? यार मेरे इस पे कुछ ओपिनियन है, ठीक है। नंबर वन, यू एंड आई डोंट कम इन टू दैट इंडिया। अगर इंडिया 6% से ग्रो कर रहे हैं तो हम लोग शायद 30, 40, 50% से कर रहे होंगे, ठीक है। बट अगर हम उससे ग्रो कर रहे हैं तो अच्छा खासा इंडिया तो 1-2% पे भी नहीं चल रहा होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, एक बहुत बड़ी विडंबना है ये जो एक टैग जो होता है ना, एक तो टैग्स ना, टैग फेमस हो जाते हैं। टैग क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। क्या करें हम उसका? अगर हमारे देश के लोग फिर भी 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना चाहिए, अभी तो फ्री का वो छोड़ो, हम भी भैया फ्री का खा रहे हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता है। यूरिया, नैनो यूरिया हमने बनाना शुरू किया है। सो यूरिया की जब बात करते हैं, राइट, लगभग $800 कुछ का आता था, ठीक है। इसका रेट भयंकर बढ़ गया, लेकिन किसान के लिए रेट अभी भी वही है। तो ये एक्स्ट्रा जो वो कौन भर रहा है? हमारी सरकार भरती है अपनी जेब से। सरकार कितना भर रही है आपको पता है? हमारा जो फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी होती है टू इंश्योर कि अच्छा किसान को महंगा ना पड़े, सरकार ने पिछले बजट किया था 1.7 लाख करोड़। दे एंडेड अप स्पेंडिंग 2.1 लाख करोड़। इस साल बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नाउ ये नंबर कहीं भी जा सकता है, 2.7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। ये 3 लाख करोड़ वो है जिसके कारण सब्जियां, फ्रूट सब कुछ सस्ते रहते हैं और वो हम भी खाते हैं। हम रियलाइज़ नहीं करते कि अच्छा हम जो ये शिमला मिर्च खा रहे हैं, चाहे लोग हरी आती है हमारे घर में, चलो हम थोड़ा आगे निकल गए, हमारे घर लाल और पीली वाली भी आने लगी, राइट। वो जिस रेट पे आ रही है शायद उससे और डबल रेट पे होती अगर हमारी सरकार ये साल का 2 लाख 3 लाख करोड़ इन सब्सिडीज़ पे नहीं निकाल रही होती तो। बट इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। नो, बट ये वाली रियलिटीज़ भी हैं। एंड ओवरऑल आई टेल यू कि यू एंड आई, हम लोग भी जो हमारे स्पेंड्स हैं जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हम लोग की भी इनकम नहीं बढ़ती। नो, एब्सोल्युटली। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू वेंचर्स एंड न्यू एलोकेट्स, मैं बात कर रहा हूँ स्टडी बिजनेस इनकम या स्टडी आपका सैलरी इनकम। आप ईयर ऑन ईयर अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस ले लो तो 14-15% हर साल बढ़ता है। सरकार बोलती है कि भाई महंगाई तो सिर्फ शायद 2 से 5% के बीच में बढ़ती है। डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट सब, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस वैसे होता है। आप अगर आप महंगे स्पेंड्स की बात कर लो, खाना वगैरह सब छोड़ के, ऑयल डेफिनेटली, ऑयल तेल ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। देन जो आपकी जिम मेंबरशिप्स है, आपका रोज़मर्रे का रेंट है एवरीडे, ये बहुत तेज़ है। रेंट आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होता है। घरों की प्राइस है, जिसको घर खरीदना है थ्रू द रूफ। कोई आदमी कितना भी अमीर है, घर की प्राइस देख के उसको लगता है वो गरीब ही है, क्योंकि जिस हिसाब का घर उसको चाहिए था 5 साल पहले, आज वो घर वो खरीद ही नहीं सकता। उसने 5 साल मेहनत करके इसीलिए पैसे कमाए थे कि ये घर खरीदूंगा, आज वो उसकी औकात के बाहर है, राइट। सो ओवरऑल इट फील्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ मनी इल्यूजन, कि हमें इल्यूजन तो है कि यार 2 से 5% महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल अब रेट देखने जाओ तो शायद 10-15% हर साल बढ़ते जाता है। ठीक है राज, देखो आपने ना 3 बातें आपने बोली इसमें, ओके, तीनों को एक एक कर देते हैं। नंबर 1,
क्यों ग्रोथ अगर हमारी इतनी अच्छी है तो हमें फील क्यों नहीं होती? हाँ. आपको सीधा उसका आंसर देता हूँ. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बट वी आर नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ. चाइना के पास लगभग 15 साल ऐसे थे जब उसने कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर उसने ग्रो किया, हमने नहीं किया. एंड ये क्यों मैटर करता है? हमारी अच्छी खासी जनता ऐसी है जो कि बहुत बहुत गरीब है, जिनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑफिशियल स्टार्ट जो भी कहें हम सब जानते हैं. उसको सॉल्व करने के लिए आपको और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है. फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ इफ़ इट इज़ नॉट फास्ट इनफ फॉर योर रिक्वायरमेंट्स. हमारे देश की नीड और ज़्यादा है. इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे लोग आके बोल चुके हैं दैट वी हैव टू नाउ एम फॉर 10% प्लस. हमारी सरकार के अपने इकोनॉमिस्ट अरविंद पानागरिया जी, जो कि पहले हमारे वाइस चेयरमैन या वाइस चांसलर जो भी बोलते हैं ऑफ नीति आयोग थे, ही यूज्ड टू ओपनली टॉक कि हमने वो रेल्स हमने बना दी हैं जिसके कारण आने वाले सालों में वी आर लुकिंग एट 8% प्लस ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ. कहाँ है वो 8%? जब तक हम 8 फिर 10 की तरफ नहीं जाएंगे, इन लोगों के लिए हम काम हम नहीं जनरेट कर सकते. रिजल्ट इज we are definitely the fastest growing major economy but we are not going fast enough. That's very different things. Number one. अगला आपने बोला इन्फ्लेशन के ऊपर. अब ये अपने आप में बहुत बड़ा किस्सा है. इन्फ्लेशन के नंबर पे विश्वास करना बंद कर दो जनता. मैं ये बोल बोल के थक गया हूँ. वाई? हमारी सरकार खुद ही ये चीज़ बोलती है कि हमारे इन्फ्लेशन के जो कैलकुलेशन होता है ना, लोगों को हाल ये दिखता है अच्छा इन्फ्लेशन का नंबर ये है. लोग कभी डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाते. ओके, क्या होती है डेफिनेशंस? पहले मेरे को सिंपल महंगाई होती क्या है वो बताओ, और सीपीआई से हम जज करते हैं इसको, राइट? या सो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, कि कोई चीज़ आज इतने की है अगले साल इतने की हो गई, तो इतना जो बीच में डिफरेंस है दैट इज अ महंगाई. ठीक है. अब कुछ चीज़ें जो सस्ती भी होती हैं. सो फॉर एग्जांपल एक टीवी अगर आप उठाते हैं, टीवी 1990s में जितने का आता था आज इतने का आता है. बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन हो गया. टेक्नोलॉजी लेड प्राइस रिडक्शन हुआ. सोलर पैनल आप ले लो, रिडक्शन हुआ. बहुत चीज़ें महंगी भी होती जाती है. ठीक है. आपका एजुकेशन या फिर आपका खाना पीने का खर्चा, आपका हेल्थ केयर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हमारे कपड़े हो गए, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक है. लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हमारी सरकार डिफाइन करती है कि बॉस अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें, महंगाई, उसको एक नंबर में आप आखिर कैसे पिरोएंगे? इतने सारे आइटम होते हैं. और ज़रूरी नहीं है ना कि आप जिन चीज़ों पर खर्चा करते हैं उस पर मैं भी करूँ, तो आपके लिए महंगाई अलग होगी, मेरे लिए अलग है. कैसे करेंगे? तो उसके लिए निकाल दिया कि इंडेक्स, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI. ओके. CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अब उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसके अंदर क्या किया गया, एक एवरेज इंडियन के हिसाब से. अब एक एवरेज इंडियन इतना वेल टू डू नहीं है. एक एवरेज इंडियन के हिसाब से वो क्या खाता पीता है, क्या सर्विस कंज्यूम करता है, उस हिसाब से आपको एक वेटेज दे दिया जाता है अलग अलग चीज़ों को. 298 ऐसे आइटम्स थे जिनको 2011 के टाइम पे CPI के अंदर रखा गया कि इनका हम ट्रैक करेंगे, क्या प्राइस मूवमेंट्स हो रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे. 12 फरवरी 2009 थे. 299 या 298 आइटम्स. 299, हाँ. 299 होगा. बेसिकली उतना आइटम्स इन्होंने रखे थे जिसके वो अलग अलग चीज़ों के प्राइस मेजर करते हैं. ये अच्छा प्याज का क्या रेट चल रहा है, आलू का क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे 299 है. या अमेजिंग पार्ट इज नाउ अगर आप ये 298 को ओवरऑल ब्रैकेट्स में डाल दें तो लगभग 46% जो ओवरऑल वेटेज है दैट वाज फॉर फूड अलोन. कि हमारे देश की अधिकतर जनता के लिए असली खर्चा खाना है. जो हम बात करते हैं ना 80 करोड़ जनता को फ्री का खाना क्यों देना पड़ता है, ये उसकी असलियत है. क्योंकि असली अच्छी खासी जनता उतना कमाती ही नहीं है कि वो और किसी चीज़ में सोचे. उसके लिए रोटी कपड़ा मकान जो है ना, उसमें मकान तो बहुत दूर है, कपड़ा वही वाला वो 2-3-4 साल पहन लेगा, लेकिन रोटी रोज़ का कैसे लाए, वो खाना रोज़ का कैसे लाए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये 46% जो है ये 2011 में जो सेट हुआ था, 2011-12 में. अभी 12 फरवरी 2026 यानी भी लगभग कितने 3 महीने हुए, 3 महीने पहले तक यही चल रहा था. 15 साल में 16 साल में हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बदली है. ट्रांसपोर्टेशन, ये वो मोड्स, आपका डिजिटल इकोनॉमी, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, आपके टेलीकॉम के फ़ोन के रेट्स, ये सब कुछ इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है. तो जिन चीज़ों पे हम खर्चा करते हैं वो गवर्नमेंट काउंट ही नहीं करती. एंड हेल्थ केयर तो महंगाई तो काउंट ही नहीं होती. फिर हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक सर्विसेज वर नॉट इंक्लूडेड वेल कैलकुलेटिंग दिस. क्यों? वो जो 298 जो आइटम्स थे उसके अंदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज को नहीं रखा गया था. आपको पता है कितना बड़ा मार्केट इंडिया में डायग्नोस्टिक्स का? साल का लगभग $15 बिलियन का, और ये बढ़ रहा है हर साल लगभग 15 से 20% से. दीज आर नॉट मेरे नंबर्स. फार्मीजी के CEO हैं राहुल गुहा नाम है, उन्होंने रिसेंट में इंटरव्यू दिया था, आई थिंक द कैपिटल को, उसमें उन्होंने बताया था. उनका क्लेम है, मेरा नहीं है. पर आप देखोगे $15 बिलियन का मार्केट है. एक एवरेज हिंदुस्तान का आदमी, अगर आप इस $15 बिलियन के हिसाब से मैथ करें
आई थिंक साल का लगभग 1,000 रुपये खर्च करता है डायग्नोस्टिक्स के ऊपर। एक एवरेज आदमी की जो साल की इनकम है, जो महीने की कमाई है पर कैपिटल से देखें, ये बहुत बड़ा रकम है और ये हम महंगाई में काउंट नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई 12 फरवरी जो अभी गई है उस टाइम अभी चेंजेस अनाउंस किए गए। तो आज तक की जो महंगाई, हमें लगता है कि हर साल से जो महंगाई है वो 2%, 5%, 6%, व्हाटएवर, अलग अलग नंबर्स अलग अलग साल के उस हिसाब से जो बढ़ रही है, वो सब यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। आपके मेरे लिए यूजलेस है, शहरों में रहने वालों मेजॉरिटी के लिए यूजलेस है। ऐसे समझिए कि वो ऐसे डिजाइंड है, मोस्टली जो लोग ये देख पा रहे होंगे उनके लिए यूजलेस होगा। हाँ, क्योंकि अगर इंटरनेट है, फोन है, हाथ में देख रहे हैं, तो मेजॉरिटी लोग प्रॉब्ली इस बिल पे खर्चा कर रहे होंगे। चलो इंटरनेट फोन तो बहुत छोटे बिल हैं, आप सीधे ऐसे समझिए ना कि आपके बच्चे की स्कूल की जो फीस है उसको सीपीआई की कैलकुलेशन में कम वेटेज मिला है वर्सेस प्याज का क्या रेट चल रहा है। मैं इससे बेहतर तरीके से पुट नहीं कर सकता। और इसीलिए है ना कि यार आप देखते हो ना कि प्याज के रेट जो ऊपर जाते हैं, लोगों को टेंशन होती है, अरे इलेक्शन आ रहा है। फिर आप देखते हो अच्छा ठीक है हम प्याज के हम इम्पोर्ट्स करते हैं इजिप्ट से, सब कुछ उस टाइम पे बीच में हुआ कई बार। वो क्यों किया जाता है कि प्याज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा सरकार के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्याज के रेट अगर थोड़े ऊपर गए, सरकार का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता है। 80 करोड़ की बात है ना। एग्जैक्टली, मोर देन 50%। एग्जैक्टली। सो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं बताने का। आपके हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स के या हमारे हेल्थ केयर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश में सीपीआई की कैलकुलेशन में प्याज का रेट होता है, आपके खाने पीने का, आटे का, चावल का रेट होता है। एंड ये मैं किसी को क्रिटिक करके नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एक ही सोल्यूशन बनता है। आइडियली आपका इंडिया इज़ इक्वल टू, जो ऐसे सजित पाई हैं आपके ब्लूम वेंचर्स के, इफ़ यू नो हिम, वो बोलते हैं देयर आर 3 इंडियाज़, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। मैं बोलता हूँ देयर आर 7 इंडियाज़। हर 7 के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज हैं, बिल्कुल अलग वे में बिहेव करते हैं, बिल्कुल अलग टाइप की इनकी पर कैपिटा इनकम्स है, बिल्कुल अलग टाइप की इनके स्पेंड है। तो उस हिसाब से अलग अलग इन्फ्लेशन के इनके नंबर निकालो। तो आपके लिए महंगाई अलग तरीके से कैलकुलेट होनी चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है उसके लिए अलग, और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसके लिए अलग। बिल्कुल, क्योंकि उनके खर्चे ही अलग है ना। कोई ऐसा आदमी जिसका बच्चा आज के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको अगर मैं जाके बोलता हूँ कि यार एजुकेशन इन्फ्लेशन इन दिस कंट्री इज़ 14, 15, 20%, उसके लिए वो इरेलेवेंट है। कोई मतलब नहीं उसके ऊपर मैं क्यों उसके कैलकुलेशन उसका बताने जाऊँ। वैसे तो कोई बताएगा ही नहीं कोई, लेकिन पॉइंट इज उसके लिए वो इरेलेवेंट है। एट द सेम टाइम आपको मुझे कोई आके बोलता है कि यार भाई प्याज जो 40 रुपये का था ना वो 80 का हो गया, हमें उतना फ़र्क पड़ेगा क्या? टू बी फ्रैंक, हम खाएंगे ना। तो हमारे कैलकुलेशन में उसको इतना क्यों वेटेज मिल रहा है? मुझसे फ़र्क पड़ेगा कि यार मैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में लिया था उसका प्रीमियम 1 साल में 25% क्या बढ़ गया, मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा। मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा कि यार मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ, 2 साल पहले मैंने मम्मी का ऑपरेशन करवाया था किडनी स्टोन का, मेरे 2 लाख रुपए लगे थे, अब सडनली 4.5 लाख कैसे लग रहे हैं पापा के टाइम पे? हमें उससे फ़र्क पड़ता है। तो वेरी डिफरेंट इंडियाज़, वी कांट कंपेयर द टू। बट सीपीआई एज अ ब्रॉड इंडेक्स, एंड टू बी वेरी क्लियर, सरकार इसके 2 तरह के इसके इंडेक्स निकालती है, रूरल एंड अर्बन। बट रूरल एंड अर्बन भी आप कैसे कंबाइन करोगे? हमारे देश की जीडीपी अगर आप देखोगे तो मुंबई एंड दिल्ली 4% ऑफ देश की पॉपुलेशन इनके पास है, लगभग 15% जीडीपी इन 2 सिटीज़ से आती है। और आप टॉप 10 अगर आप सिटीज़ देखेंगे उससे आती है 30, 32, 33% के आसपास। मतलब क्या हुआ? पहली 2 सिटीज़ 15% ऑफ द जीडीपी, अगली 8 सिटीज़ और 15% ऑफ द जीडीपी। आप पहली 2 से बाकियों को ही आप कंपेयर नहीं कर सकते। उससे पिछड़ा वाला तो फिर छोड़ ही दो। रिलायंस बोलता है कि वी आर लाइव इन, हमारा जो जियो मार्ट है दैट इज़ लाइव इन सम 1300 और सिटीज़। हम तो पहले 10 की बात कर रहे हैं सर, बाकी ये जो 1300 वो उसके बाद आ रही हैं, राइट? इट्स ए वेरी डिफरेंट इंडिया। इंडिया इज 7 डिफरेंट, प्रोबेबली 17 डिफरेंट इंडियाज। 17 अलग, आप इन्फ्लेशन के नंबर मत निकालो, बट 7 भी मत निकालो, कम से कम 4-5 तो निकालो, बिकॉज वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। द वे समबडी इन उत्तर प्रदेश spends is very different from the way somebody in Karnataka spends. For example, उत्तर प्रदेश में आपका per capita income is roughly something like $1,200 या $1,600. आपका यही अगर आप कर्नाटका आते हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट नंबर। कैसे आप दोनों का भी एक साथ आप रख सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा क्या फिगर आपको पता है? हमारे सरकार का एक सर्वे होता है जिसको बोलते हैं PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये मैं कई और जगह पहले बता चुका हूँ, तो कुछ लोग ऑलरेडी पता होगा शायद मेरी ऑडियंस में पर्टिकुलरली। मैं बड़ा शौक था जब मेरे को पता चला कि PLFS का सर्वे बहुत सिंपल होता है। आप सर्वे करते हो, सिंपल मैथ है, अगर जयंत और राज
एक चाय की टपरी पे बैठे हुए 2 मजदूर हैं। जयंत ऐसा आदमी जिसको हफ्ते भर से चाय की टपरी पे बैठा है, कोई आके काम पे नहीं लेके गया। राज एक ऐसा आदमी जिसको किसी ने आके बोल दिया चल भाई गोडाउन में चल, 100 रुपये दूंगा, घंटे भर का काम है, सामान उठा के गाड़ी में रख दे। राज इज काउंटेड एज एन एम्प्लॉयड पर्सन, आई एम काउंटेड अनएम्प्लॉयड। क्या राज और जैन में कोई फर्क है यहाँ पे? हम दोनों बेरोजगार उस पर बैठे थे, बाई चांस किसी ने आके राज को बोल दिया कि चल, क्या हम एम्प्लॉयड हुए? बट डेफिनेशन इज सच। अब जब मैंने इसके ऊपर मैंने अवेयरनेस मैंने क्रिएट किया तो कुछ लोग आके बोलते हैं दैट इज ए UN डिफाइंड स्ट्रक्चर, हर जगह ये होता है। मैं बोला दैट इज योर जस्टिफिकेशन कि अच्छा ठीक है हम मिसलीड हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नंबर हमें कुछ सॉल्व नहीं कर रहा है, राइट? सो दैट पार्ट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा दुनिया भी यही करती है, पॉइंट इज क्या इससे पर्पस सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है तो लेट्स डिमांड फॉर समथिंग बेटर। सिमिलरली अब आते तीसरे वाले पॉइंट पे जो आपने भी रेज किया था, विच इज लोग घर कैसे खरीदेंगे एंड ऑल दैट, राइट? उस पर आता है मेरे को प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन नंबर 2 मैं लेके आया था, जो जिसके ऊपर मुझे जरूर बात करनी थी। बाई चांस आपने वो टॉपिक छेड़ दिया, उसके ऊपर भी करते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा प्रेडिक्शन है, मोस्ट इंडियंस विल नेवर बी एबल टू ओन अ होम। एंड ये मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि भाई मैं गलत साबित हो जाऊँ। मोस्ट इंडियंस मतलब अधिकतर इंडियंस यस कभी घर नहीं खरीद पाएंगे। नहीं, और ये मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। द एंटायर ड्रीम इज, हम सब काम इसलिए करते हैं मेजॉरिटी इंडियंस कि एक दिन अपना घर बनाएंगे और घर खरीदेंगे। एंड यू आर सेइंग दैट ड्रीम अब इंडिया में पॉसिबल नहीं हो। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए? महंगे घर, सस्ते घर। घर चाहिए और महंगे घर चाहिए। अफोर्ड क्या कर सकते हैं लोग, महंगे घर या सस्ते घर? सस्ते घर। सस्ते घर, राइट? 12%